किशनगंज नाम के एक गांव में अमीरचंद नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था। वह गांव के लोगों को बहला फुसला कर ठेके पर अपने खेत में काम करवाता था और उनका हक मार लेता था। देख मंगरू, ये गांव के लोग भी बड़े अजीब होते हैं। सारा दिन जानवरों की तरह खेत में मेहनत करते हैं और बदले में ये 2 रोटी को भी तरसते रहते हैं। और मुझे देख, मैं कितना चालाक हूँ। ये सारा दिन मेहनत करते हैं लेकिन अनाज सारा मेरे गोदाम में भरा जाता है। इसे कहते हैं असली समझदार और समझदारी। अजी हुजूर, आपने बिल्कुल सही कहा। आपसे बड़ा बुद्धिमान तो इस पूरे गांव में कोई नहीं है। आप ही हो जिसका राज पूरे गांव पर चलता है। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा मंगरू। इस पूरे गांव में मेरे जितना चालाक कोई नहीं है। सेठ अपने नौकर से बात कर रहा था, तभी उसके पास गांव का एक किसान आया। सेठ जी, मेरा नाम मंगरू है और मैं पास ही के गांव में रहता हूँ। मैंने सुना है आप अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देते हो, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या आप अपनी जमीन मुझे देंगे? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं। मैं तुम्हें अपनी जमीन जरूर दूंगा, क्योंकि मेरा यही काम है। मैं सभी किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, तो मुझे 1 साल के लिए आप अपनी जमीन दे दो। वैसे तो मैं तुम्हें अपनी जमीन दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहले वो तो सुन लो। जी कहिए ना सेठ जी, क्या शर्त है? वो क्या है कि मैं जिसे भी अपनी जमीन देता हूँ वो पूरे साल खेत में काम करता है और बदले में वो आधी फसल लेता है और आधी मुझे दे देता है। क्या ये शर्त तुम्हें मंजूर है? जी सेठ जी, मुझे ये शर्त मंजूर है। ठीक है, तो फिर हम तुम्हें अपनी जमीन देते हैं। सेठ ने मंगरू को अपनी जमीन ठेके पर दे दी। मंगरू कागजी कार्रवाई करने के बाद खेत में हल चलाने के लिए चला गया। चलो, सेठ जी ने मुझे जमीन तो दे दी है। अब मुझे बहुत मेहनत से काम करना होगा ताकि मेरे हिस्से में भी कुछ बच सके। मंगरू दिन रात मेहनत करके खेतों में फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद फसल उगकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। मंगरू अब अपनी उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है। सेठ अगर आधा ले भी जाएगा तो मेरे हिस्से में कुछ न कुछ तो बच ही जाएगा। मंगरू अच्छी फसल देखकर बहुत खुश हो रहा था। तभी सेठ अमीरचंद के कानों में ये बात पड़ती है। अरे सेठ जी, आपको ये बात पता है? मंगरू आज अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल उसके खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई है। क्या क्या सच में? मंगरू आज अपनी फसल की कटाई कर रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो चलकर देखते हैं। अरे मंगरू, फसल तैयार हो गई क्या? इस साल तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, मेरी फसल इस साल बहुत अच्छी हुई है। मैंने धान की फसल लगाई है और बहुत मेहनत किया है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल आई है। तेरे मेहनत करने और ना करने से कुछ नहीं होता मंगरू। वो तो मेरा जमीन ही उपजाऊ है, इसलिए इस पर इतनी अच्छी फसल हुई है। वो तो मैं समझता हूँ सेठ जी, लेकिन जमीन के उपजाऊ होने के साथ साथ मेहनत भी तो करना पड़ता है, तभी तो अच्छी फसल होती है। मैंने इस जमीन पर बहुत मेहनत किया है। तू अब मुझे मत सिखा मंगरू। तेरे जितना मेहनत तो मजदूर भी करते हैं, लेकिन असली हकदार वही होता है जिसकी जमीन होती है। चल अब शर्त के मुताबिक मेरे हिस्से का निकाल। ये कहकर सेठ अपने हिस्से का अच्छा फसल लेकर वहाँ से चला जाता है और मंगरू के हिस्से में बस खराब फसल ही रह जाती है। ये देखकर मंगरू बहुत उदास हो जाता है। हे ऊपर वाले,
इतना मेहनत करने के बाद मेरे हाथ आया तो क्या, ये खराब फसल। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। हे भगवान, कब मेरे पास अपनी जमीन होगी। मंगरू दिन रात ऐसे ही मेहनत करते रहा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। कुछ दिनों के बाद मंगरू का बेटा शहर से गांव आया, जो शहर में पढ़ने के लिए गया था। जब वह आया तो उसने गांव को देखा। उसे बहुत ही हैरानी हुई। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमारे गांव की हालत ऐसी क्यों है? सारे लोग परेशान और दुखी ही नजर आ रहे हैं। बेटा, इस गांव में हम किसानों की यही हालत है। हम बेचारे गरीब पूरा दिन खेतों में मेहनत करते हैं और सारा फायदा वह सेठ उठा लेता है। हमारे पास ना तो अपनी जमीन है और ना ही अधिकार। हम सारा दिन मेहनत करने के बाद ही भूखे पेट ही रहते हैं। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर सूरज बहुत ही दुखी हो जाता है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वह अपने पिता से कहता है, पिताजी, जो हुआ सो हुआ। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ और उस सेठ को अच्छा सबक सिखाऊंगा। अब से आप खेती मत करना, मैं आपकी जगह खेती करूंगा। इतना कहकर अगले ही दिन सूरज सेठ के घर पहुंच जाता है। अरे सूरज, कहो भाई, क्या बात है? यहाँ क्या करने आए हो? सेठ जी, मुझे आपकी जमीन किराए पर चाहिए। वो क्या है कि मैं अपने पिताजी की जगह पर काम करना चाहता हूँ। क्या? अब तुम खेती करोगे? जाओ बच्चे, अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है कि तुम खेती कर पाओगे। और मैंने सुना है पढ़े लिखे लोग खेती के मामले में अक्सर गधे साबित होते हैं। अरे नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ तो क्या हुआ, आखिर हूँ तो किसान का बेटा ना। मुझे खेती बहुत अच्छे से आएगी, आप देखना। बस आप मुझे जमीन दे दो। चल ठीक है, फिर हम तुझे अपनी जमीन देते हैं। वैसे भी पढ़ लिख कर लोग कर ही क्या रहे हैं, फालतू में बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपने अपनी जमीन मुझे दी। अरे धन्यवाद तो ठीक है, लेकिन पहले मेरी शर्त तो सुन ले। जी बताइए सेठ जी, आपकी क्या शर्त है? इससे मुझे दिमाग से काम लेना होगा। वैसे भी तो यह बच्चा है, इसका पिता हर बार धान की फसल लगाता है, तो ये भी तो धान की फसल ही लगाएगा। मैं इसे दिमाग लगाकर कुछ ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे इस बार सारी फसल मेरी हो जाए। सुनो बच्चे, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा हिस्सा मैं लूंगा और आधा तुम्हारा होगा। लेकिन मेरी ये शर्त है कि ऊपर का हिस्सा मैं लूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो, क्या ये शर्त मंजूर है तुम्हें? जी सेठ जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। सेठ की बात मानकर सूरज खेत पर काम करने के लिए चला आया। इस बार सूरज ने आलू की फसल लगाई और कुछ ही दिनों में आलू की फसल तैयार हो गई। सूरज खेत से आलू निकालने लगा। ये खबर सेठ के कानों में पहुंची। सेठ खेत पर आया। अरे सूरज, मेरी शर्त याद है तुम्हें? आधी फसल मेरी होगी और आधी तुम्हारी। हाँ हाँ सेठ जी, मुझे आपकी शर्त अच्छे से याद है। लेकिन आपको याद है, आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा आप लोगे और नीचे का हिस्सा मेरा हुआ। तो शर्त के मुताबिक आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इस बार तो इस लड़के ने बाजी मार दी। इस बार इसने धान की नहीं बल्कि आलू की फसल लगाई है। हाँ? अरे ये क्या सूरज, तुमने इस बार धान की नहीं आलू की फसल लगाई है? हाँ सेठ जी, वो क्या है कि पिताजी हर साल धान की फसल लगाते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार आलू की फसल लगाई जाए। तो शर्त के मुताबिक आप अपने ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन मैं ऊपर का हिस्सा लेकर क्या करूँगा? ये तो खाली घास फूस है। हाँ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये आप ही की शर्त थी, मैं कुछ नहीं जानता। आप अपने ऊपर का हिस्सा ले जाओ
और मैं अपने नीचे का हिस्सा ले जाऊंगा। इस तरह सूरज ने अपनी चालाकी दिखाई और उस सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो अपने हिस्से का आलू लेकर अपने घर आ गया और उस सेठ के हिस्से में ऊपर का घास बोझ छोड़ दिया। हुजूर, इस लौंडे ने तो आपके साथ चालाकी कर दी। पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं है जो आपकी बात को काट सके, लेकिन इसने तो आपको मात दे दी। अरे वो क्या मुझे मात देगा? आने दो उसे, इस बार मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। कुछ दिनों के बाद सूरज फिर से सेठ के घर जाता है। कैसे हैं सेठ जी? कहो लड़के, क्या बात है? इस बार क्या लेने आए हो? इस बार भी मुझे आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। ठीक है, मैं तुझे अपनी जमीन तो दे दूंगा, लेकिन इस बार नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का तुम। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इस तरह सूरज सेठ की बात मानकर अपने घर आ जाता है और फिर से खेत में मेहनत से काम करने लगता है। इस बार सूरज ने खेतों में गेहूं की फसल लगाई और कुछ दिनों बाद बहुत ही अच्छी गेहूं की फसल होती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। आने दो सेठ को, फिर मैं उसे मजा चखाता हूँ। जब गेहूं की फसल कटने वाली थी, तब सेठ गेहूं के खेत में आया। इस बार गेहूं की फसल देखकर उसका दिमाग चकरा गया। अरे ये क्या? इस लड़के ने तो अब की बार गेहूं की फसल लगा दी। मैं इसे जितना बेवकूफ समझ रहा था, ये उतना ही चालाक है। देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है, तो आपके शर्त के मुताबिक ऊपर का हिस्सा मेरा हुआ और नीचे का आपका। सेठ एक बार फिर से बेवकूफ बन गया और सूरज अपने ऊपर का हिस्सा लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। हुजूर, देखिए उस लड़के को, वो कितना चालाक निकला। आप तो उसे बच्चा समझ रहे थे, लेकिन उसने आपको इस बार भी बेवकूफ बना दिया। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो इसे बेवकूफ और बच्चा समझ रहा था, लेकिन इस बार भी इसने चालाकी कर दी। आने दो अब की बार इस बच्चे को, फिर मैं इसे अच्छा सबक सिखाता हूँ। सूरज का घर फसल से भर गया। सूरज की ये चालाकी देखकर उसके पिता उससे काफी खुश थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और फिर से फसल लगाने का समय आया। एक बार फिर से सूरज सेठ के घर गया। अच्छा बच्चे, तो तुम फिर से आ गए। देखो बच्चे, अब की बार मेरे साथ कोई चालाकी नहीं चलेगी। मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं भी सेठ हूँ, सेठ। देखिए सेठ जी, मुझे तो चालाकी नहीं आती है, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ। चालाकी तो आप जैसे लोगों को आती है, जो भोले भाले किसानों को बेवकूफ बनाकर उनका सारा मेहनत का हिस्सा हड़प कर जाते हो। देख लड़के, अपने जबान पर काबू रख और देख किससे बात कर रहा है तू। साफ साफ बता, अब की बार क्या लेने आया है तू? देखिए सेठ जी, मैं इस बार भी आपकी जमीन किराए पर लेने आया हूँ। मैं इस बार भी आप ही की जमीन पर फसल उगाना चाहता हूँ। अरे बच्चे, तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना? तो इस बार मेरी ये शर्त है कि ऊपर का हिस्सा भी मैं लूंगा और नीचे का भी, बाकी बीच वाला हिस्सा तेरा होगा। बोलो, क्या ये मेरी शर्त तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इस बार भी सूरज सेठ की शर्त मानकर अपने घर आ गया और अगले ही दिन से उसने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। अब की बार उसने खेत में गन्ने की फसल लगाई। अरे बेटा, सेठ ने तो अब की बार बहुत कठिन शर्त रखा है। इस बार तुमने कौन सी फसल लगाई है? अरे पिताजी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सेठ को अब की बार बहुत अच्छा सबक मिलेगा। अब की बार वो सेठ तो सुधर ही जाएगा। फसल तैयार हो गई। सेठ अपना हिस्सा लेने के लिए खेत की तरफ निकल पड़ा। हुजूर, अब की बार आपने बहुत अच्छा किया है। ऊपर का भी आपका और नीचे का भी आपका। अरे हाँ हाँ,
इस बार मैंने अपने दिमाग का पूरा 100% यूज किया है। देखना, अब की बार उस बच्चे को अच्छा सबक मिलेगा। ऐसा कहते हुए सेठ खेत में पहुंचा, लेकिन खेत को देखकर उसकी सारी अकल ढीली पड़ गई, क्योंकि अब की बार सूरज ने गन्ने की फसल लगाई थी। अरे ये क्या, अब की बार तो इसने गन्ने की फसल लगाई है। बताओ भला, ऊपर का भी मेरा और नीचे का भी मेरा। अब की बार मेरे हिस्से में फिर से घास फूस ही आएगा। मान गए इस किसान के बच्चे को, वाकई में इसके पास दिमाग तो बहुत है। कहिए सेठ जी, अब की बार आप क्या कहेंगे? आपके शर्त के मुताबिक ऊपर का हिस्सा भी आपका और नीचे का भी हिस्सा आपका और बीच वाला हिस्सा मैं लेकर जाऊंगा। अरे ओ किसान के बच्चे, तू सेठ जी को अकड़ दिखा रहा है? जानता नहीं, इस पूरे गांव में सेठ जी के सामने कोई नहीं बोलता और तू उनसे चालाकी कर रहा है। रहने दो, बस करो मुंशी। अब मैं समझ चुका हूँ, सूरज ने जो किया वो मेरे लायक सही है। मैं भी तो गांव के भोले भाले लोगों को इसी तरह ठगता हूँ। सच में सूरज, तुम वाकई में बहुत समझदार हो। आखिर आज तुमने मेरी आँख खोल ही दी। आज से मैं तुमसे वादा करता हूँ, किसी भी किसान का हिस्सा नहीं मारूंगा, बल्कि उनके मेहनत के हिसाब से उन्हें उनका हिस्सा दे दूंगा। सूरज ने अपने सूझबूझ और चालाकी से उस सेठ को अच्छा सबक सिखाया और उसे सही रास्ते पर ले आया। सेठ ने आगे से किसी भी किसान को नहीं ठगा, बल्कि उनको उनके हिस्से का आधा फसल दे देता था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप इसे एक लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।